हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे थे आरपीएससी मान लो या केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एसटेट, पीजीटी, इनका अपने क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर अपने काफी कोर्स डिस्कस कर लिए। ठीक है, पहले मैं एक थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजी की बात कर लेता हूं। देखो, जो 11th-12th का सिलेबस होता है तुम्हारे पास, वो आरपीएससी के सिलेबस के अंदर काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रखता है ना। उसके अंदर लगभग आपको मान लो मोटा मोटी 50% कंट्रीब्यूशन आरपी 11th-12th के सिलेबस का होता है। जबकि केवीएस, एनवीएस, एचटेट और आपका जो ईएमआरएस पीजीटी है या इसके अलावा कोई भी अदर स्टेट जो पीजीटी एग्जाम आते हैं जिसके अंदर सिर्फ 11th-12th का ही सिलेबस मेंशन होता है उसके सिलेबस के अंदर, ठीक है, तो वहां पर आपके 11th-12th के सिलेबस का 100% कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो मैं क्या करता हूं, 11th-12th के पार्ट को 4 भागों में बांटता हूं। 12th के पार्ट को आप बांट लो फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड, और आपको 12th को बांट लो आप फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो फिजिक्स फर्स्ट होती है ना, इन दोनों के अंदर जो फिजिक्स फर्स्ट है, जो आपके पास 12th की फिजिक्स फर्स्ट है, उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है फॉर्मूला बेस, कि वहां पे आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। जबकि 11th की जो आपकी फिजिक्स फर्स्ट है, उसका नेचर क्या होता है कि वहां आप थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, आपको ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग भी आती है, पर उस थ्योरी का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कहां से आएंगे, आप प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर पाओगे, आप प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे जब आप प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे। तो फिजिक्स फर्स्ट के अंदर आके जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी क्वेश्चन की, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, बाकी जो 3 पार्ट बच गए आपके पास, चाहे फिजिक्स सेकंड ऑफ 11th हुआ और चाहे फिजिक्स फर्स्ट ऑफ 12th हुआ और फिजिक्स सेकंड ऑफ 12th हुआ, इन तीनों का नेचर है थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड। बट फिजिक्स फर्स्ट जो 11th है, उसका नेचर क्या है, डू प्रैक्टिस एंड डू परफॉर्म। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो अपने मूव करते हैं। अपना जो नया चैप्टर है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, काफी इजी चैप्टर है, ये वाला भी इजी है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर जो आपके पास आएगा वो शायद इसके न्यूमेरिकल का है या फिर अपने फ्रिक्शन जो चैप्टर है उसका अपलोड कर दें, तो वो भी जो थ्योरी आएगी फ्रिक्शन की वो भी काफी इजी है। ठीक है, जो अभी जो थ्योरी चल रही है, लास्ट लेक्चर भी जो थ्योरी के अपलोड हुए थे वो काफी इजी थे, है ना। तो यहाँ जो थ्योरी है वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है, काफी कह सकते हो आप, इजी भी कह सकते हो उस चीज को आप। पर उसके बाद जो क्वेश्चन करोगे ना वो आपके लिए मेन है ना। वहां आपको अच्छे से फोकस करके प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर ढंग से अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्टेज के गति के नियम। तो इसके अंदर देखो 1 बाय 1 चलेंगे। यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट मास का। किसका? पॉइंट मास का। किसी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाता है कि पॉइंट मास है, आप कह दो बिंदु द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान। कुछ कुछ पॉइंट मुझे हिंदी में मेंशन नहीं होंगे मेरे से, क्योंकि मैंने उनकी हिंदी पढ़ी नहीं है, तो वो आप इंग्लिश से समझ लोगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएंगे। पर हिंदी इंग्लिश लिखने के अंदर कई बार हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजों का हिंदी में नहीं पता होता और कुछ चीजों का इंग्लिश में नहीं पता होता, तो हो जाता है। देखो, बिंदु द्रव्यमान क्या होगा, बिंदु द्रव्यमान या पॉइंट मास उस पॉइंट को कहेंगे, उस पार्टिकल को कहेंगे जिसने मान लो कोई डिस्टेंस तय करी। ठीक है, तो वो डिस्टेंस उसका जो साइज है ना, उसकी तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास ये 1 किलोमीटर दूरी तय कर ली एक पार्टिकल ने, उसका साइज कितना है, बिल्कुल इतना सा बिंदु है। ठीक है, इतना सा बिंदु कैसे बताऊं आपको, मान लो आप कुछ सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर मान लो, है ना। तो 50 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर की तुलना में क्या है, बहुत छोटा है। कितना है, बहुत छोटा है। तो आपका जो ये पार्टिकल होगा ये क्या कहलाएगा, बिंदु आवेश कहलाएगा। इसका जो साइज था ना वो कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर हुआ, और ये इसकी जो इसने जो डिस्टेंस कवर कर ली वो कितनी कर ली, 1 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस जब बहुत ज्यादा बड़ी होगी आपके उसके साइज से, तो वो पार्टिकल क्या कहलाएगा, बिंदु मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिंदु आवेश, बिंदु द्रव्यमान या पॉइंट मास कहलाएगा। इसके बाद आता है अपने पास इनर्शिया। इनर्शिया जिसे आप हिंदी में कहते हो जड़त्व है। देखो, जड़त्व क्या होता है इसके शब्द में, देखो जड़त्व, जड़ मतलब किसी पेड़ की जड़ है वो क्या करेगी, उसको हिलने नहीं देगी, है ना, वो जहां है उसे वहीं रखेगी। इसी तरीके से आपके पास आता है इनर्शिया जड़त्व। इनर्शिया या जड़त्व क्या कहता है, बेसिकली ये थोड़ा सा मास से रिलेटेड भी होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा ही नहीं, बहुत ज्यादा ही मास से रिलेटेड होता है। कैसे, देखो, जो इनर्शिया है वो क्या काम करता है, वो जिस मोशन में वो है ना उसे वहीं रखता है। अगर कोई चीज स्थिर है तो उसे इनर्शिया क्या जाएगा कि ये स्थिर रहे। कोई चीज मतलब स्टैटिक अवस्था में है ना, हिल ही नहीं रही, मूव नहीं कर रही, तो इनर्शिया क्या जाएगा कि वो स्टैटिक अवस्था में रहे, स्थिर अवस्था में रहे। और अगर कोई वस्तु मूव कर रही है, अगर कोई वस्तु मूव कर रही है तो वहां इनर्शिया क्या चलाएगा कि ये मूव ही करते रहे, उसी डायरेक्शन में ही मूव करती रहे। तीसरा यहाँ पे एक इनर्शिया और आता है अपने पास, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व है, कि मान लो कोई वस्तु इस दिशा में मूव कर रही है, ठीक है, तो वो चाहती है इसी दिशा में मूव करती रहूं मैं, जब तक कि मेरे पास अदर कोई फोर्स नहीं लग जाता। तो आपके पास जो इनर्शिया है बेसिकली कितने टाइप का होगा, 3 टाइप का होगा। पहला आता है आपके पास
इनर्शिया ऑफ स्टेट, दूसरा आता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखो इनर्शिया ऑफ स्टेट क्या है, तुम्हारे पास कोई स्थिति का जड़त्व है, दूसरा क्या है इनर्शिया ऑफ मोशन गति का जड़त्व है, तीसरा क्या है दिशा का जड़त्व है। तो मैंने मेंशन आपको कर दिया, स्टेट का जड़त्व क्या है, जो वस्तु जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है ना। स्टेट मतलब स्थिति मान लो आप, ठीक है, स्टेटिक पोजीशन मान लो, इसको स्टेट बोल दो। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है, जो गतिशील है वो गतिशील रहना चाहती है, और जिसकी डायरेक्शन, कोई भी वस्तु अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती जब तक कि उसके ऊपर आप कोई बाह्य बल या एफ एक्शनल नहीं लगा देते। ठीक है, ये अपने तीनों जड़त्व हो गए। इनके अब थोड़े से एग्जाम्पल की बात करें, आ जाओ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर अपने पास पहला एग्जाम्पल देखो, मैं थोड़े से ऐसे डिस्कस कर देता हूँ ना, जनरल एग्जाम्पल डिस्कस कर देता हूँ सारे, उनसे आपको काफी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और आपके पास अगर उनसे कोई क्वेश्चन आ जाए, उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप उसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो पहला देखो, पहला अपने पास आता है कि कोई बस चल रही है, ठीक है ना, कोई बस चल रही है। अब वस्तु अगर रुकेगी एकदम से, कोई बस चल रही है, उसके अंदर कोई आदमी बैठा है ना, तो अगर बस एकदम से रुक जाएगी तो बस के कांटेक्ट में कौन है, अपने पैर है। बस के कांटेक्ट में कौन है, पैर है। तो जो मोमेंटम होगा, बस का मोमेंटम होगा, वो किस, जैसे वो रुकेगी वो हाथों हाथ ट्रांसफर किसको हो जाएगा, पैरों को। तो पैरों को तो ट्रांसफर हो जाएगा, उसके जो मोशन में जो चेंज हुआ वो उसके पैरों को तो ट्रांसफर हो गया, पर उसके अपर बॉडी को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो बस चल रही थी आगे की तरफ, जैसे ही वो रुकी तो पैर तो रुक गए क्योंकि पैर के कॉन्टेक्ट में थे, पर अपर बॉडी नहीं रुक पाएगी, और अपर बॉडी को कहां फोर्स लगेगा, आगे की तरफ फोर्स लगेगा। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही बस रुकेगी पैर तो रुक जाएंगे साथ में, पर अपर बॉडी नहीं रुक पाएगी, तो अपर बॉडी को कहां फोर्स लगेगा, आगे फोर्स लगेगा। इस तरीके से मान लो कोई बस क्या है, स्थिर है ना, कोई बस जो है आपकी वो मोशन में नहीं है, स्थिर है। तो जैसे वो चलेगी तो उसका जो गति हुई, उसका जो मोमेंटम ट्रांसफर है वो किससे हो गया, पैरों से हो गया। तो पैर तो गतिशील हो गए, पर अपर बॉडी गतिशील नहीं हो पाई, तो अपर बॉडी को कहां धक्का लगेगा, पीछे की ओर धक्का लगेगा। ठीक है, ये सेम का सेम कॉन्सेप्ट होता है अपने पास ट्रेन के अंदर भी। ओके, दो तो ये हो गए। और इसके बाद आता है अपने पास जड़त्व की बात होगी। कोई वस्तु मूविंग है, वो क्या रहना चाहिए, मूविंग रहना चाहिए, और कोई रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहना चाहिए। ये कब तक रहेगा, जब तक कि आप एफ एक्शनल नहीं लगा देते हैं ना, बाह्य बल कितना हो, 0 होगा, तो आपका ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा होगा। उसके बाद दूसरा आता है जो इनर्शिया है आपके पास, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जो आपके पास इनर्शिया है, जो जड़त्व है, इसकी नो यूनिट नो डायमेंशन, इसकी ना तो कोई यूनिट है ना इसकी क्या है, कोई डायमेंशन है। इसके बाद अपने पास आता है इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये जो जड़त्व का गुण है, ये किसी वस्तु के खुद का गुण है, क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। या आप इसको कह सकते हो ये इसका अंतः गुण है। ठीक है ना, किसी भी वस्तु के अंदर जो जड़त्व होता है वो उसका खुद का गुण होता है, ठीक है ना, खुद की प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद अपने पास आता है नया टॉपिक, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग कह सकते हो, या आप इसको सिंपल संवेग भी कह सकते हो, सिंपल संवेग भी इसको कहते हैं। ठीक है, देखो लीनियर मोमेंटम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p वेक्टर से। किससे, स्मॉल p वेक्टर से। तो अपने पास जो लीनियर मोमेंटम है ये क्या बताता है, लीनियर मोमेंटम बताता है किसी वस्तु के पास मान लो m मास है, किसी वस्तु के पास स्मॉल m मास है, तो ये मास कैरी करके वो कैसे गति करेगी, ये जो आपका द्रव्यमान है इसको कैरी करके, इसको साथ ले जाकर के वो कैसे गति करेगी, इस चीज के बारे में कौन बताता है, लीनियर मोमेंटम बताता है, रेखीय संवेग बताता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग है वो किसके बारे में बताता है कि आपके जो m मास वाली जो बॉडी है वो किस तरीके से मूव करेगी, उस मास को लेकर के, उस क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को लेकर के कैरी करके वो कैसे मोशन करेगी, वो कौन बताता है, आपका लीनियर मोमेंटम बताता है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर। यहाँ पे m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है, वस्तु का वेग है, और m क्या है, अदिश राशि है, v क्या है, सदिश है, m स्केलर है, v वेक्टर है। तो जो आपका p वेक्टर है वो उसकी काफी चीजें किस पे डिपेंड करेगी, v वेक्टर पे डिपेंड करेगी। अगर m क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर मान लो m क्या करे, वेरी करे, मतलब m चेंज होता रहे, और v वेक्टर क्या हो जाए आपके पास, कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो जो आपका p वेक्टर होगा वो समानुपाती हो जाएगा किसके, m के अपने पास। ओके, और मान लो
P बराबर m है, अदिश रूप की बात कर रहा हूं मैं, P बराबर m भी है, और तुम्हें बोल दिया कि P क्या है, कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड है। P कब कंजर्व्ड होता है, मान लो कि कोई वस्तु मोशन में है, उसके अंदर दो आदमी बैठे हैं, कोई जैसे कोई बोट जा रही है ना, कोई बोट जा रही है, बोट जा रही है पानी के अंदर, और उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो व्यक्ति का और बोट का मोमेंटम क्या है, कुल मिलाकर जो मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है। अब व्यक्ति क्या कूदना चाहता है, भाग करके पीछे की तरफ कूदता है, जैसे ये इधर बोट जा रही है, भाग करके पीछे की तरफ कूदता है, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आदमी को कहां धक्का लगेगा, इधर, आदमी कहां कूदेगा, इधर, तो बोट को कहां जाएगी, इधर चली जाएगी, है ना। संवेग कंजर्व रहना है, जिस डायरेक्शन में वो कूदेगा उसके विपरीत डायरेक्शन के अंदर आपकी बोट चली जाएगी। ये आता है अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन आता है अगर P कंजर्व्ड हो या P आपको बोल दिया जाए P क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, संरक्षित रहेगा, ठीक है। तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा, mv बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। mv बराबर कांस्टेंट क्या कहता है, mv बराबर कांस्टेंट ये कहता है कि जो m होगा आपके पास इस केस के अंदर व्युत्क्रमानुपाती होगा v के, या आप कह दो जो v होगा आपके पास व्युत्क्रमानुपाती होगा m के। और हो सकता है केस के अंदर m भी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो, पर आपका जो v है वो भी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, नियत हो जाए। तो उस केस के अंदर आपका जो p वेक्टर होगा या p होगा वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास वो चीज तो हो ही गई कि मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान m1 है, वेग v1 है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बाहर से कोई भी बल नहीं लग रहा, ठीक है। और उसका मास क्या हो गया, मान लो अचानक से m2 हो गया, तो उसका वेग कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा। यहां से आप एक रिलेशन ये भी निकाल सकते हैं जो आपको क्वेश्चन करने के अंदर काफी हेल्प करेगा, ठीक है। ये अपने पास सारा का सारा मोमेंटम से रिलेटेड है। मोमेंटम की डायमेंशन चाहिए अपने को, डायमेंशन चाहिए, मात्रक चाहिए, तो क्या आ जाएगा, m का क्या होता है kg, और वोल्ट जो वेग है उसका मीटर प्रति सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड। इसकी डायमेंशन चाहिए तो कितनी आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी ml-t-1, कितनी, ml-t-1 डायमेंशन आ गई, ओके। इसके बाद आता है न्यूटन्स लॉ, है ना। लॉ ऑफ मोशन थे, तो गति के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे अपने पास नया टॉपिक आता है लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। इसके अंदर अपने पास पहला आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है, ये है अपने पास लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसकी बात मैं आपके साथ ऊपर कर चुका हूं, है ना। जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। ये नियम क्या कहता है, जड़त्व 3 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, स्थिति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिति में स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और दिशा परिवर्तित नहीं करेगी। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर आपने कोई बाह्य बल नहीं लगाया है, ठीक है। ये वस्तु आपको क्या करिए, देखो दिस वस्तु इज सेइंग यू, देखो जो F है अपने पास वो कितना होता है, F एक्सटर्नल है, मान लो F एक्सटर्नल कितना है, ma होता है। किसी वस्तु के ऊपर जो बल लगता है वो कितना होता है, ma होता है। मान लो आपने कोई वस्तु के ऊपर F एक्सटर्नल लगाई नहीं, दोबारा समझो इसको, किसी वस्तु के ऊपर आप कोई बल लगाते हो तो वो बल किसे दिया जाता है, फिजिकल टू ma से, और आपने मान लो कोई बाह्य बल लगाया नहीं तो ma कितना हो गया, 0। तो यहां से अपने पास जो m है वो तो 0 हो नहीं सकता, तो a वेक्टर बराबर क्या होगा, 0, और a क्या होता है, dv बटा dt, ये क्या हो जाएगा 0। यहां से v क्या आ गया, कांस्टेंट। यहाँ से v जो कांस्टेंट आया वो क्या कहता है, किसी वस्तु के ऊपर अगर आपने कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया है तो उसके वेग के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, उसके वेग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जो वेग पहले था वो बाद में बना रहेगा, ठीक है। चाहे उसकी दिशा की बात कर लो आप, ठीक है ना। वेग में कांस्टेंट मतलब दिशा भी कांस्टेंट और परिमाण भी कांस्टेंट, है ना। सदिश राशि है तो भी कांस्टेंट, और अदिश राशि है तो भी कांस्टेंट, आपके पास दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ओके। इसके बाद चलो आप, दिशा चेंज नहीं करेगा, स्थिति है तो स्थिति चेंज नहीं करेगा, और गति कर रहा है तो गति चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तीनों की तीनों चीजें एक तरीके से रहेगी। इनर्शिया की बात करें तो मैंने आपको बता दी थी, इनर्शिया 3 तरीके के होते हैं, मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं। पहला होता है रेस्ट का इनर्शिया, है ना, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। दूसरा होता है मोशन का इनर्शिया, मोशन में तो मोशन में रहेगी। और तीसरा होता है डायरेक्शन का इनर्शिया, दिशा का इनर्शिया, अपनी दिशा चेंज नहीं करेगी। उसके बाद अपने पास तीनों बता चुका हूं, थोड़े थोड़े दोबारा बता देता हूं। पहला आपके पास आता है रेस्ट का इनर्शिया, इधर ही थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देता हूं, ठीक है ना, ताकि अपने पास ज्यादा टाइम, चलो इसको देख लो थोड़ा। पहला है अपने पास रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिरता का जड़त्व है। ये क्या बोल रहा है, जैसे कोई वस्तु स्थिर है तो वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, मान लो क्या हो गया,
और बस चली वो वाला एग्जांपल दे दिया, ठीक है। घोड़े वाला एग्जांपल देख लो, घोड़े के ऊपर कोई आदमी बैठा है, जैसे ही घोड़ा चलेगा, ठीक है, तो अपनी जो अपर बॉडी है उसको घोड़ा चला तो घोड़े का जो मोमेंटम था, जो गति थी, वो पैरों को तो ट्रांसफर हो गई, पर अपर बॉडी को ट्रांसफर नहीं हो पाई, तो अपने ऊपर कहां धक्का लगेगा, पीछे की ओर धक्का लगेगा। इसके अलावा अपने पास और भी है, और ये है कि मान लो आपने पत्थर फेंका, ठीक है, आपने पत्थर फेंका किसी कांच के ऊपर, ठीक है, तो आपका पत्थर की स्पीड इतनी नहीं है, पत्थर की स्पीड क्या है, स्लो है, स्लो है, तो जब जाके टकराएगा तो कांच को इतना टाइम मिल गया कि सारी की सारी गति किसको ट्रांसफर हो जाएगी, पत्थर की गति कांच को ट्रांसफर हो जाएगी और कांच टूट जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने बुलेट चलाई होती है ना, आपने गोली चलाई होती, तो क्या होता, गोली चलाने से क्या होगा कि जो टाइम होगा ना, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जितनी स्पीड से वो गोली जाएगी वो बहुत कम होगा, ठीक है ना, टाइम जो मिल रहा होगा बहुत कम होगा, स्पीड जो होगी वो बहुत हाई होगी। तो इससे क्या होगा, वो गोली का जो मोमेंटम है पूरे शीशे को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, उसके सामने जो पार्ट आ रहा है ना उसी को ट्रांसफर होगा, तो उसके सामने आ रहा है उस पार्ट को ट्रांसफर होगा, तो गोली कहां निकल जाएगी, उस उतना सा छेद बना करके निकल जाएगी। पर पत्थर फेंकते आप तो पूरा का पूरा शीशा टूट जाता है ना। ये था आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके अलावा और बात करूं तो बस यही है। अब एक एग्जांपल और देख लो इसको। अब क्या एग्जांपल है, मान लो आपने यहां पे कोई धागा बांध रखा है, वो धागा ए, यहां पे एक वस्तु है और यहां पे अपने पास बी है, ठीक है, ये धागा बी है, ये धागा ए है, और ये आपने यहां पे कोई एम द्रव्यमान की वस्तु लटका रखी है। अब आप बी को झटके से खींचोगे, बी को झटके से खींचोगे ना, तो मोमेंटम ट्रांसफर करने का, गति ट्रांसफर करने का टाइम नहीं मिलेगा इसको, तो कौन टूटेगा, बी टूटेगा, है ना। जल्दी खींचोगे तो कौन टूटेगा, बी टूटेगा। अगर आप धीरे धीरे खींचना स्टार्ट करो तो ए टूटेगा। क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो गति है, सारा का सारा जो फोर्स लग रहा है वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ए पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, ये हो गया अपने पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन ये क्या है, जो चीज गतिशील है ना वो गतिशील रहना चाहती है। जैसे कि मान लो अपने पास कोई बस चल रही है, वो एग्जांपल हो चुका है, घोड़े वाले ले लो, कोई घोड़ा चल रहा है, उसके ऊपर कोई सवार जा रहा है, ठीक है, जैसे ही घोड़ा रुकेगा तो नीचे वाली जो बॉडी है अपनी वो उसके साथ कॉन्टेक्ट में है, तो वो मोशन में, वो जैसे मोशन में घोड़ा है ना वैसे ही मोशन में अपनी लोअर बॉडी आ जाएगी अपनी, ठीक है। घोड़ा चल रहा था तो चल रही थी, रुकेगा तो नीचे वाली बॉडी भी रुक जाएगी, पर अपर वाली बॉडी को वो मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो अपर बॉडी को कहां धक्का लगेगा, आगे धक्का लगेगा, ठीक है। घोड़ा चलता तब कहां लगता, पीछे, घोड़ा रुका तब कहां लगा, आगे। सेम केस है बस के साथ या ट्रेन के साथ। और बात करें तो मान लो कोई भी एथलीट है, आपने देखा होगा कोई भी एथलीट है, उसको जंप करना है, तो वो क्या करेगा, भाग के आएगा। इससे होगा क्या, उसका जो मोशन है ना वो ट्रांसफर होगा। उसका मोशन क्या है, ट्रांसफर होगा। उसकी जो बॉडी है वो क्या है, गति में है, तो वो गति में ही रहना चाहेगी, तो वो क्या ले जाएगा, हाई जंप ले जाएगा वहां पे, है ना। और इसी तरीके से आपने देखा होगा ये जो गोला फेंक होता है, गोला फेंक वाला जो कॉम्पिटिशन होता है ना, वहां पे जो कंटेंडर है तुम्हारे पास, जो एथलीट है, वो क्या करेगा, उस गोले को लेकर के पहले गोल गोल घूमता है। इससे करने से क्या होगा, उस गोले में गति आएगी, उस बॉडी को मोशन मिलेगा, तो वो लास्ट में क्या कर देगा, जब उसको फेंकेगा ना, तो वो मोशन क्या हो जाएगा, गोले को ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। एक गति है, ठीक है ना। वो जब फेंकेगा तो वो गति उसका काम करेगी, वहां मोमेंटम ट्रांसफर होगा और वो उस गोले को ज्यादा दूर तक फेंक पाएगा, ठीक है। और इसी के साथ एक एग्जांपल और दे सकते हैं अपने, क्या, कोई आदमी ट्रेन में जा रहा है, ठीक है, होता है ना बहुत बार, कोई आदमी ट्रेन से कूदता है, तो जब भी वो ट्रेन से कूदेगा ना, ट्रेन क्या मोशन कर रही है, इधर मोशन कर रही है, तो व्यक्ति अगर सामने भी कूदेगा ना, तो उसकी बॉडी इस डायरेक्शन में थी, तो वो सामने कूदेगा तो भी वो इस डायरेक्शन में जाएगा, समझ गए। ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो यहां कूदता है तो भी वो यहां नहीं गिरेगा, वो कहां गिरेगा, यहां गिरेगा और थोड़ी सी गति करेगा, है ना, तो वो आगे की तरफ गिरता है। उसका रीजन क्या है, उसकी बॉडी मोशन में इस डायरेक्शन में थी, ये रीजन आपके पास। और इसका एक एग्जांपल और देता हूं आपके पास, और एक एग्जांपल चलो वो इसमें होगा नहीं, लास्ट देखो आप, इसके अंदर तीसरा अपने पास आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, दिशा का जड़त्व आपके पास जो है वो क्या कहता है, दिशा का जड़त्व ये बात कहता है कि कोई भी वस्तु की दिशा चेंज नहीं होगी जब तक उसके ऊपर बल नहीं लगा दिया जाए। मान लो अपने पास एक सर्कल है, मान लो नहीं होता, ये सर्कुलर मोशन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, देखो सर्कुलर मोशन है, इसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर वे की दिशा क्या होती है, ये होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होती है, ये होती है वे की दिशा। तो अब बात आ गई कि इसकी दिशा तो ये है और इसकी दिशा ये है, तो दिशा तो चेंज हो गई ना, वे की दिशा चेंज हो गई, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ जड़त्व कहाँ है, देखो
डायरेक्शन ऑफ जड़त्व क्या कहता है, दिशा का जड़त्व क्या कहता है, किसी वस्तु की जो दिशा है, किसी वस्तु के जो वेग की दिशा है वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपने वहां पे कोई बल नहीं लगाया। अगर कोई वस्तु इधर मूव कर रही है तो इधर ही मूव करेगी, अब अगर आपको इधर मूव कराना है या इधर मूव कराना है तो बल लगाओ, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा था, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, कौन सा लग रहा था, अभिकेंद्रीय बल लग रहा था सेंटर की ओर, वो बार बार क्या कर रहा था, इसके वेग की दिशा क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, इसके वेग की दिशा क्या कर रहा था, बार बार चेंज कर रहा था। तो डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी। इन द केस आपका एफ एक्शनल क्या है, 0 है। इसके बाद अपने पास आता है न्यूटन सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ अपने देख लिया, उसके बाद आता है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ देखो क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो आपका एफ होता है ना, जो बल है वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अगर समानुपाती का निशान हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, डीपी बटा के, डीपी बटा डीपी हो गई, डीटी हो गई। जो के है कांस्टेंट है, इसका मान 1 मान लिया जाए तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, डीपी बटा डीटी। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। यहां से आप देखो ये जो एफ है ये क्या है, एफ एक्शनल है, बाह्य बल है। अगर इसका मान क्या कर दो, 0 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, डीपी वेक्टर बटा डीटी, 0 मान, तो पी वेक्टर बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, कि अगर बाह्य बल आपने लगाया, अगर आपने बाह्य बल लगाया तो आप मोमेंटम में चेंज कर सकते हो। अगर आपने बाह्य बल नहीं लगाया तो आप मोमेंटम में चेंज नहीं कर सकते। मोमेंटम जो होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या आप कह दो स्थिर रहेगा, नियत रहेगा। यहां पे जो एफ क्या है, ये क्या है, बाह्य बल है जो आपने बॉडी पे लगाया था, है ना, एक्सटर्नल फोर्स दैट यू हैव अप्लाइड ऑन बॉडी। और पी क्या है अपने पास, मोमेंटम ऑफ बॉडी, है ना। ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, काफी हो जाती है सिंपल है चीजें। अब देखो अपने पास एक चीज और देखो, यहाँ पे डीपी बटा क्या है, डीटी है, ठीक है। अब तुम पी को क्या लिखोगे, एम वी लिखोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 बार मान लो एम भी वेरिंग है और वी भी वेरिंग है, तो ये आएगा डी एम बटा डी टी इंटू वी वैक्टर प्लस एम एज इट इज डी बटा डी टी। अब यहां से अपने पास 2 केस बनते हैं, हो सकता है डी एम बटा डी टी कितना हो, 0 हो, कि मास में चेंज नहीं हो रहा हो, और हो सकता है वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा हो, है ना, मास में चेंज हो रहा हो। अगर ऐसा वाला केस होगा डी एम बटा डी टी 0 है तो ये क्या हो जाएगा, एफ बराबर सिंपली क्या आ जाएगा, एम डी वी बटा डी टी। ये केस आप हर जगह देखते ही हो। दूसरा क्या हो जाएगा, एफ बराबर अपने पास डी वी बटा डी टी 0, तो ये हो जाएगा वी डी एम बटा डी टी। ठीक है, ये कौन सा केस है, जब मास में चेंज हो रहा हो, तो रॉकेट वाला केस यही है ना। पर रॉकेट वाला केस एक और भी है क्या, कि वहां जो वेलोसिटी होती है वो भी तो चेंज होती है। ठीक है, तो वह यहाँ पे अपने पास ये चीज हो जाएगी, 2 केस बना दिए मैंने, अगर मास में चेंज नहीं हो रहा तो मास में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, सिर्फ मास में चेंज हो रहा है, यहाँ पे मास में चेंज हो रहा है, और वी क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, कांस्टेंट है, नियत है। यहाँ पे वेग में चेंज हो रहा है और जो मास है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद अपने पास आता है, और तो क्या है, और वो एफ इजिकल टू एम है, वो आपको पता ही है, इसमें कोई बड़ी वाली बात है नहीं। अब देखो बात आ गई थी, फोर्स नहीं है तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो फोर्स आ जाए तो क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाए तो फोर्स से आप क्या कर सकते हो, कोई वस्तु रेस्ट में उसको कहां ले जाओगे, मोशन में ले जाओगे, क्योंकि मोमेंटम चेंज कर देगा ना आपका जो फोर्स है, और जो मोशन में उसको कहां लेके आ सकते हो, आप रेस्ट में लेके आ सकते हो। ठीक है, किसी की डायरेक्शन जो है उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, ये 3 चीज अपने पास है। उसके बाद अपने पास इसके डायमेंशन वगैरह देखनी, मात्रक वगैरह देखना है, तो अब बराबर क्या है, चाहे तो इससे देख लो डीपी बटा डी, या इसे नहीं देखो तो एक तरीका और बताता हूं आपको, एम डीवी बटा डी हो गया, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है। एम मोस्ट ऑफ केसेस में आपको क्या मिलेगा, 99% केसेस में कांस्टेंट मिलेगा, तो एम बार आ गया, ये क्या बन गया, एम ए वेक्टर बन गया। ठीक है, यहाँ पे जो ए वेक्टर है वो क्या है, एसिलेशन है, एसिलरेशन, त्वरण है अपने पास। ओके, तो यूनिट वगैरह देखो, एफ की यूनिट क्या हो जाएगी, एम का क्या होता है, केजी, और ए का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास, इसके डायमेंशन देखोगे तो एम एल टी माइनस 2, तो ये आ गया आपके पास फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की विमा, है ना, डायमेंशन, और ये आ गया फोर्स का यूनिट आपके पास। तो इसको इक्वल नहीं रख सकते, तो इसको ऐसे लिखो कि इससे ये ड्राइव करी, इससे ड्राइव कर दी। ओके, ये आपके पास फोर्स की चीजें आ गई। अब अपने पास बात आ जाती है, अगर कंपोनेंट के रूप में हो, अगर एफ अपने पास किस रूप में हो, एफ हो अपने पास एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप
प्लस एफ जेड के कैप, और यहाँ पे अपने पास जो ए वेक्टर है वो क्या हो जाए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अपने पास हो। ओके, तो यहाँ पे रखो एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर रखो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप बराबर एम ऑफ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, तो यहाँ से कंपेयर करो तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, आई वाले कंपेयर कर दो, आई कंपोनेंट एम ए एक्स, एफ वाई बराबर आ जाएगा एम ए वाई, और एफ जेड बराबर आ जाएगा एम ए जेड। ये अपने क्या कर दी चीजें कंपोनेंट के रूप में लिख दी। अब एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये तो पता ही है ना, जो एफ जीरो कर दें अगर तो डी वी बटा डी टी क्या हो जाएगा, मतलब पी डी पी बटा डी टी कितना हो जाएगा, जीरो, या पी बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट, और पी होता क्या है एम वी, एम तो मान लो द्रव्यमान है वो लगभग 99.99 किस में आपको कांस्टेंट मिलेगा, तो वी कितना हो गया कांस्टेंट, मतलब वी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ओके, और इसके अलावा एक दो चीजें और आती है, क्या, जो एफ है तुम्हारे पास, जो फोर्स है वो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है अट्रैक्टिव, कौन सा होता है, एक होता है अट्रैक्टिव और दूसरा होता है रिपल्सिव। ठीक है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको नेगेटिव से दर्शाते हैं, जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो पॉजिटिव से दर्शाते हैं। ठीक है, अब रिपल्सिव के एग्जांपल दूं तो इसमें क्या हो जाएगा, कूलाम रिपल्सिव फोर्स, कूलाम रिपल्सिव, जो किसमें लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रूप में, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स। और यहाँ आपके पास जो अट्रैक्टिव है ये फोर्स कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, चाहे तो आप ग्रेविटेशनल ले लो और आप कौन सा ले सकते हो, कूलाम अट्रैक्टिव ले लो, प्लस माइनस या माइनस प्लस के रूप में, माइनस प्लस के बीच में कूलाम अट्रैक्टिव। ठीक है, ये दो फोर्स अपने पास यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद अपने पास आता है, क्या फोर्स टाइम वेरिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो अपने पास जो मैग्नेटो स्टेट पड़ी थी अपने, मैग्नेटो स्टेट मतलब मान लो धारा का चुंबकीय प्रभाव जहां पड़ा था, वहां मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था एफ इजिकल टू आई एल बी, लिखाया था ना, आई एल बी साइन थीटा। अब जो मान लो जो धारा है वो क्या हो रही हो, टाइम के साथ चेंज हो रही हो, धारा क्या हो रही हो, टाइम के साथ चेंज हो रही हो, या मान लो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा हो, टाइम के साथ क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, है ना, धारा और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहे हो, तो आपके पास जो एफ होगा वो भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी आ जाएगा। जो आपके पास बल है वो भी क्या हो जाएगा, समय पे आश्रित हो जाएगा। अब अपने पास फोर्स को दो कैटेगरी में और बांटा गया है, पहला क्या है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, और दूसरा क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। ये मैं बताता हूं क्या होता है कंजर्वेटिव। देखो कंजर्वेटिव जो होता है ना वो होता है संरक्षी बल, कौन सा, संरक्षी बल, और ये होता है असंरक्षी। संरक्षी बल क्या होता है, संरक्षी बल के अंदर ये आपका कैसा होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट, और ये क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा। ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट मतलब ये है ना, जैसे इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे चले गए तो जो आपका बल होगा ना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन से पाथ पे गए हो, जबकि पाथ डिपेंडेंट में क्या है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से पाथ पे गए हो, यही चीज है। ठीक है, जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा तो वहां आपकी जो एनर्जी होगी ई होगी वो भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, है ना। यहाँ पे क्या रहेगी, ई जो आपका वो कंजर्व्ड नहीं रहेगा, इसे आप लिख सकते हो डेल ई बराबर क्या होगा, जीरो होगा, ऊर्जा में चेंज, जबकि यहाँ पे डेल ई बराबर जीरो नहीं होगा, ऊर्जा में चेंज जीरो नहीं होगा, यहाँ ऊर्जा के अंदर चेंज कुछ ना कुछ होता रहेगा। अब एक तरीके के फोर्स आते हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस। क्या फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड कर सकता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस, वेग पर निर्भर करने वाले बल, हाँ भी सयान जो बल होता है वो क्या होता है, एफ बराबर 6 पाई नीटा आर वी, ये लो कर गया, जो आपका बल है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर गया। और भी अपने पास बहुत सारे हैं, जैसे कि सेंट्रल फोर्स है, कौन सा है, सेंट्रल फोर्स आपके पास, सेंट्रल फोर्स जो है अपने पास, सेंट्रल जो फोर्स है अपने पास वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो सेंटर की तरफ लगता है, कहां लगता है, सेंटर की ओर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर लगता है। और बाकी अपने पास मैकेनिक्स जो है अपने पास जो गति की होती है उसके अंदर बहुत सारे फोर्सेज हैं, उनमें से कुछ कुछ का जिक्र अपने कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उन फॉर्मूलों को आप आगे यूज कर पाओ। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास
अदर फोर्सेज, जो जितने फोर्सेज आपको बता दिए इनके अलावा जो फोर्सेज हैं, अदर फोर्सेज इन मैकेनिक्स। आ जाओ, देखो पहला क्या आता है इसके अंदर, पहला आता है स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कमानी जिसे आप कहते हो हिंदी के अंदर, स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मान लो ये दीवार है, इससे एक स्प्रिंग अटैच है और यहाँ पे आपका कोई ब्लॉक एम लगा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, और इसकी जो दूरी तय हुई थी वो कितनी हुई थी, एक्स हुई थी। ओके, एक्स को यहाँ ना लिख के आप एक्स को यहाँ लिखो कि अगर आपने इसको खींचा था, है ना, तो ये कितना चला जाएगा, ये सेंटर पॉइंट है, इतना दूर चला गया, तो आपका ये क्या है, एक्स है। तो जो एफ होगा, जो एफ वेक्टर होगा वो क्या आएगा, माइनस का के एक्स आएगा। एफ बराबर क्या आएगा, माइनस का के एक्स आएगा। एफ माइनस के यहाँ पे क्या कहता है, माइनस ये कहता है जिस साइड में एक्स होगा ना उसकी विपरीत एक्स में क्या होगा, आपका एफ होगा। ये इसको वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नेगेटिव लिख दिया ना, ठीक है। तो एफ बराबर माइनस के एक्स क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में एक्स होगा ना उसके विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, आपका एफ लगेगा। इधर खींचोगे तो फोर्स इधर लगेगा, इधर से प्रेस करोगे तो फोर्स आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। ये था अपने पास स्प्रिंग के लिए, है ना। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगता है ये लगता है अपने पास एफ वेक्टर बराबर माइनस का के एक्स। दूसरा आता है, दूसरा फोर्स जो अपने पास वो है रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स, प्रतिक्रिया, रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। अब इसकी हिंदी मुझे इतनी पता नहीं है, इसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं या फिर अभिलंबत बल कहते हैं, अभिलंबत बल कहते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। ये क्या होता है, देखो जब भी कोई वस्तु आपकी किसी सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है ना, तो इसके ऊपर की तरफ एक बल लगता है। क्या लगता है, ऊपर की तरफ बल लगता है। वो कितना होता है, बल एन होता है, जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आप सिंपली पता रखोगे, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको इसके बारे में और बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल जो फोर्स है वो कहाँ लगता है, वस्तु से ऊपर की ओर लगती है, परपेंडिकुलर की तरफ लगती है, देख सकते हो ना, ये 90 डिग्री कौन बनाएगा। इसके बाद अपने पास आता है वेट। वेट भी एक तरीका क्या है, फोर्स है। इसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, तो नीचे की तरफ वो कितना फोर्स लगाएगी, mg लगाएगी। कितना लगाएगी, mg लगाएगी। ये mg क्या है, फोर्स कह दो और चाहे वेट कह दो, ठीक है। उसके बाद आता है टेंशन फोर्स, तनाव बल। तनाव भी एक तरीका क्या है, बल ही है। कोई धागा है, इस पे वस्तु इधर लगी हुई है, इसको आप इधर खींच रहे हो F से, तो तनाव कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। तनाव कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, और तनाव इसको टूटने नहीं देगा। ओके, ये अपने पास तनाव बल। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस क्या है, देखो कि आपके पास सारे बल क्या हो, जैसे कोई वस्तु है ना स्थिर पड़ी है, ठीक है, कोई वस्तु स्थिर पड़ी है या फिर कोई वस्तु मोशन के अंदर है, तो और उसके सारे बल क्या है, साम्यावस्था में। सारे बल क्या है, साम्यावस्था। कोई वस्तु स्थिर पड़ी है, मान लो एक बच्चा है, उसका एक हाथ आप इधर खींच रहे हो, दूसरा हाथ आप इधर खींच रहे हो। चलो बच्चे का एग्जांपल मत लो, ठीक है, थोड़ा सा वॉयलेंट हो जाएगा ये। तो कोई वस्तु है, उसको आप अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हो और उसको अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, और वस्तु हिल नहीं रही। इसका मतलब क्या है, इधर जो बल लग रहा है और इधर जो बल लग रहा है वो क्या है, बराबर है। ये आप ऐसे मानो ये कोई वस्तु को आप इधर धक्का दे रहे हो, इधर से, और इधर से इधर धक्का दे रहे हो। एक बच्चा इधर से धक्का दे रहा है और एक बच्चा इधर से धक्का दे रहा है, मतलब चारों दिशाओं से उसको धक्का दिया जा रहा है, तो वस्तु कहीं मूव नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे बल क्या है, साम्यावस्था में। इधर वाला बल इससे कैंसिल, इधर वाला बल इससे कैंसिल, इसे कहते हैं साम्यावस्था। तो यहाँ क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एफ जो होता है, समेशन ऑफ एफ जो होता है वो क्या होता है, हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जितने भी बल लग रहे होंगे, जितने भी बल लग रहे होंगे, बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो सारे बलों का वेक्टर सम, अब ये कितने भी बल हो सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, Fn वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। इस दिशा के अंदर जो वस्तु है उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपने पास। ओके, एक अपने पास थ्योरम हो जाती है लूमीज थ्योरम। लूमीज थ्योरम ये आपको मैं बता चुका हूं पहले, तो वैसे तो लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर, फिर भी दोबारा देख लो। आपके पास एक पॉइंट है या मान लो वस्तु है, उसके ऊपर एक बल लग रहा है यहाँ पे F1, एक बल लग रहा है यहाँ पे F2 और एक बल लग रहा है यहाँ पे F3। इसके सामने कोण जो है वो इधर गामा है, इसके सामने का जो कोण है वो अल्फा है, इसके सामने का कोण जो बीटा है। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे F1 बटा साइन गामा
साइन गामा, ठीक है ना। कैसे है, जैसे जो भी बल लग रहा है ना उसके सामने वाला है, ये साइन अल्फा है ना, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो भी बल लग रहा है ना उसके ठीक विपरीत दिशा में कोण देखो, ये F1 है तो यहां कितना है, अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, F1 बटा साइन अल्फा, और यहां क्या हो जाएगा F2, ये रहा F2 बटा साइन बीटा बराबर F3 बटा आ जाएगा अपने पास साइन गामा। F3 बटा साइन गामा, ये अपने पास क्या है, लुमीज थ्योरम है। ये कब यूज आएगी, जब अपने पास 2 से 3 बल लग रहे होंगे, वहां पे अपने को कोण दे रखे होंगे ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, पता होगा तो आप इसके ऊपर काफी चीज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपने पास न्यूटन के 2 नियम हमने पढ़ लिए। अब अपने पास तीसरा जो नियम आता है वो आता है न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, या इसे आप कह सकते हो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कह सकते हो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको न्यूटन थर्ड लॉ या थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बात करता है कि अपने पास, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, प्रकृति में जो भी बल लग रहे होंगे ना, किसी भी वस्तु, कोई भी जो बल लग रहे होंगे, 2 बल लग रहे होंगे, तो वो क्या होंगे, दिशा में विपरीत और परिमाण में बराबर होंगे। जैसे कि देखो आपने दीवार को धक्का दिया, आपने दीवार के ऊपर बल लगाया, ओके, वॉल के ऊपर फोर्स लगाया, तो वो फोर्स उतना ही आप पे क्या लगेगा, दोबारा लगेगा। समझ रहे हो ना, आप दीवार को धक्का दोगे, दीवार आपको धक्का देगी, पर है क्या, दीवार का द्रव्यमान आपकी तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है, तो वहां जो वेग होगा उसका वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है और सिस्टम कोई बल लगाना चाहता है, खुद से बल लगाने की ट्राई कर रहा है, जैसे कि मतलब मान लो कि अपने पास, सिंपल सा आपको फोर्स बताऊं, वो ये नाव वाला, नाव से कोई युवक है, वो क्या कर रहा है, पीछे की तरफ कूद रहा है ना, भाग के पीछे की तरफ कूदता है, तो नाव को कहां फोर्स लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। दोनों के बल जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, पर बात इतनी है मोमेंटम भी क्या होंगे, बराबर होंगे, पर उसका मास क्या है, कम है, तो उस पर वेग ज्यादा, इधर क्या है, मास हैवी है, तो वेग जो होगा इसका क्या होगा, कम होगा। ये बात देखने वाली है। तो जो भी 2 बल लग गए होंगे, कोई भी जो बल है, कोई भी जो बल है वो भी उसके विपरीत दिशा के अंदर हमेशा एक बल लगेगा, वो उसके परिमाण के अंदर बराबर होगा, पर दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल होगा, और डायरेक्शन में क्या होगा, और डायरेक्शन में क्या होगा अपने पास, ठीक अपोजिट होगा। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, अपोजिट, और जो बल लग रहा होगा वो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, इक्वल, है ना। जैसे कि प्रकृति के अंदर लगने वाला कोई भी बल F1 बराबर F2 होगा, वेक्टर की बात करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी एक्शन फोर्स लगाया आपने, ठीक है, तो F1 आपका, F1 वेक्टर क्या है आपका, एक्शन फोर्स है। दूसरा आपका क्या लग जाएगा, रिएक्शन फोर्स लग जाएगा, F2 वेक्टर। FAB क्या है आपके पास, एक्शन फोर्स है, और F2 क्या है आपके पास, रिएक्शन फोर्स है, ओके। अगर ए बी के ऊपर बल इतना लगा रहा हो, तो बी ए के ऊपर बल कितना लगाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक विपरीत होगी, बस यही तो बात है। अब एग्जांपल की बात करें, बुक टेबल पे पड़ी है, आप दीवार को धक्का दे रहे हो, ठीक है, नाव से कोई युवक कूद रहा है, गोली चला रहे हो, तो गोली पे कहां बल लगा रहे हो, आगे, तो बंदूक कहां जाएगी, पीछे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, रबर बॉल है, आपने नीचे फेंका, तो बॉल ने जाकर के बल किस पे लगाया, पृथ्वी पे, पृथ्वी बल किस पे लगाएगी, बॉल पे, तो बॉल वापस आ जाएगी। इसके अलावा और भी है, फ्लोर पे आप चल रहे हो, आप फ्लोर को कहां धक्का दे रहे हो, पीछे, फ्लोर आपको कहां धक्का दे रहा है, आगे। और इसके अलावा जो सैंड और आइस है, उसके ऊपर चल नहीं पाते, क्यों, क्योंकि उसको जो बल ट्रांसफर में टाइम लगता है, ठीक है, तो जब आप उसको पीछे धकेल रहे हो, तो आप उसको पीछे नहीं धकेल पाओगे ना, वो आपको आगे धकेल पाएगी। क्यों, क्योंकि बल लगने के लिए एक सरफेस तो चाहिए ना, किसी वस्तु पे बल लगाओगे तो क्या चाहिए, सरफेस तो चाहिए, तो वहां पे इसीलिए आप चल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि न तो वहां मोमेंटम का ट्रांसफर होने के अंदर वहां पे टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपको जो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है वो मिल नहीं पा रहा। इसके बाद अपने पास आता है एक चीज, कॉन्सेप्ट इंपल्स, आवेग। इंपल्स या आप कह दो आवेग। जो आवेग का कॉन्सेप्ट है, जो इंपल्स का कॉन्सेप्ट है, वो कहां से आया है, वो आया अपने पास मोमेंटम में होने वाले चेंज से। जैसे कि देखो
F बराबर अपने पास क्या होता है, dp बटा dt, ठीक है। और ये हो जाएगा dp वेक्टर बराबर हो गया F इंटू dt। या आप चेंज की बात करो, चेंज की बात करो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा p बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल p वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा अपने डेल p, और ये आ जाएगा F इंटू डी टी। इंटीग्रेशन ए से बी तक चले गए, मान लो आप ये ए से बी तक चले गए, जो आपका चेंज है ना ये क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा, इम्पल्स आवेग। इसमें देखो F ठीक ठाक है, डी टी मतलब बहुत कम है, ठीक है ना। तो इम्पल्स या आवेग किसको दिखाता है, इम्पल्स या आवेग आपको दिखाता है बहुत कम समय के लिए आपने कोई बल ढंग से लगाया है, कोई बहुत कम समय के लिए बहुत ढंग से बल लगाया है, मतलब थोड़े समय के लिए अधिक इंटेंसिटी का या अधिक तीव्रता का बल लगाना, वो किसके इंपैक्ट को बताता है, तुम्हारे पास किसके कंस्ट्रक्शन को बताता है, इंपल्स को बताता है, ठीक है ना। कितना प्रभावी बल रहेगा। एग्जांपल बताऊं, इसका एग्जांपल क्या है, बैट बॉल जब खेलते हो आप, क्रिकेट जब खेली जाती है तो बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन बैट लेके खड़ा है, जैसे ही बॉल आएगी वो उस पर शॉट लगा देगा। तो बॉल और बैट का जो कॉन्टैक्ट है वो क्या है, बहुत कम है, जहां पे जो dt है वो क्या है, बहुत कम है, पर आपका जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, काफी हैवी है। तो वहां पे जो इंपल्स है, जो आवेग होता है वो क्या होता है, काफी हैवी होता है, और उससे जो मोमेंटम में चेंज होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बॉल कहां आ रही थी, यहां आ रही थी, एकदम से इधर चली गई, तो मोमेंटम में चेंज भी क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, हथौड़े से आप कोई किल को ठोक रहे हो, है ना, किल को ठोक रहे हो अब हथौड़े से, तो क्या करते हो, बहुत कम संपर्क होता है हथौड़े और किल का, पर आपका जो फोर्स है वो ज्यादा होता है, और कॉन्टैक्ट ऑफ टाइम क्या होता है, कम होता है, जिससे क्या होता है, डेल पी, ये जो मोमेंटम में चेंज है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसके बहुत सारी चीजों की बात की जाए तो आपके पास जो इंपल्स है वो सिंपली क्या है, मोमेंटम में चेंज है, पी एफ माइनस का पी आई है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेम टू सेम मोमेंटम वाली, एम वी होता है तो एम वन एल टी माइनस वन। यूनिट की बात करो, मात्रक की बात करो तो वो कितना हो जाएगा, सेम का सेम इसका मोमेंटम वाला, तो ये हो जाएगा के जी मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आपके पास यूनिट हो जाएगी किसकी, अपने पास आवेग की। और तो क्या है इसके अंदर, और तो कुछ है नहीं इतना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इंपल्स के अंदर बात करें तो टी कम होता है, एफ होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने क्या कर सकते हैं, ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं, इंपैक्ट ऑफ फोर्स, इंपैक्ट ऑफ फोर्स, फोर शॉर्ट टाइम, ये आप कह सकते हो, ये आपका आवेग है शॉर्ट टाइम। डी टी कम लेना है, एफ हाई लेना है, तो इंपैक्ट क्या आएगा, हाई आएगा। अब देखो यहां पे और चीज है क्या, अगर टी को क्या कर दो, हाई कर दो, एफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अगर आवेग क्या है, आवेग जो आई है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है, मान लो आपको आवेग कम करना है, प्रभाव कम करना है, तो कैसे करोगे, और वो कांस्टेंट करना है, तो टाइम को क्या करना है, ज्यादा करना है, तो फोर्स को क्या कर दो, कम हो जाएगा ना। टाइम ज्यादा कर दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। जैसे कि बॉल आई, कैच ली, पीछे खींची, इससे क्या होगा, उसका आपके हाथ में कॉन्टैक्ट में आने का जो टाइम है वो क्या हो गया, कम हो गया। रुको रुको रुको, कॉन्टैक्ट में आने का और हाथ के साथ जाने का टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरीके से मिट्टी के अंदर अगर आप छलांग लगाओ तो आपका फोर्स उसको ट्रांसफर जो हो रहा है उसका टाइम क्या हो गया, बढ़ गया है ना, मिट्टी धीरे धीरे नीचे जाएगी, टाइम बढ़ गया तो एफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एफ कम हो गया मतलब जो इंटेंसिटी, जो इंपैक्ट आ रहा है ना उस बल का, वो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। एथलीट है, वो भागता है, रनिंग कर रहा है, मान लो मैराथन में भाग रहा है, तो वो जाके एंड लाइन के ऊपर, जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर एकदम से रुक जाएगा, नहीं, एकदम से नहीं रुकेगा, वो क्या रुकेगा, धीरे धीरे रुकेगा। तो धीरे धीरे रुकने से क्या होगा, उसको टाइम मिलेगा, स्लो डाउन होने में, है ना, एक निश्चित स्पीड से जीरो तक जाने में टाइम मिलेगा। टाइम बढ़ गया तो फोर्स जो था वो क्या हो जाएगा, कम लग जाएगा, उसका इंपैक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पास ये तीनों पॉइंट डिस्कस हो गए। एक्शन रिएक्शन फोर्स जो था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, वो भी डिस्कस हो गया। यहां पे अपने पास एक लास्ट पॉइंट और देख लो आप, लास्ट पॉइंट है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये सारी की सारी चीजें चल रही है एक दूसरे से एक जैसी ऑलमोस्ट, है ना। तो आपको ये भी लिख सकता है कि सेम ही सेम टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है, ओके। तो एफ वेक्टर देखो कितना है, एफ एक्शनल आपके पास क्या हो, अगर जीरो तो इसको क्या बोलते हो आप, डीपी बटा dt, ये क्या हो जाएगा, पी टोटल बराबर जीरो। अब एफ जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो यहां से पी टोटल क्या आ गया अपने पास, पी टोटल क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। या आप इसको आप लिख सकते हो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस Pn वेक्टर बराबर कांस्टेंट, ठीक है। टोटल जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, और जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा,
कंजर्व हो जाएगा। इसका यूज आप कहां कर सकते हो, बहुत सारे यूज होंगे जब इसके इक्वेशन करोगे। P1 प्लस P2 बराबर 0, अगर दो ही वस्तु है तो। इसका एग्जांपल देखो, आ जाओ, क्या, गन एंड बुलेट वाला एग्जांपल देख लो, बंदूक से गोली जो चलती है उसका एग्जांपल देखो। और यही सेम कहां काम आता है आपके पास, रॉकेट में, रॉकेट लॉन्चिंग में, रॉकेट लॉन्चिंग में भी काम आता है। गन बुलेट वाला एग्जांपल देखो, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा, गोली कहां से निकलेगी, बंदूक से निकलेगी, और तो कोई बल लगा ही नहीं रहा वहां पे, आप बस ट्रिगर दबा रहे हो, वो थोड़ा सा बल लग रहा है ना। तो ये अपने पास गन का मास, ये गन की वेलोसिटी, और ये आ जाएगा बुलेट का मास, और ये बुलेट की वेलोसिटी। टोटल मोमेंटम क्या होगा, 0, क्योंकि बाहर से कोई बस बल नहीं लग रहा है ना। ऐसा थोड़ी बंदूक को फेंक रहे हो, बंदूक तो आपके हाथ में ही है, तो कोई बल नहीं लग रहा। टोटल बल कौन जनरेट करेगी, बंदूक जनरेट करेगी। तो यहां से आप क्या करोगे, गोली को वेग दोगे, जो बुलेट है उसको वेलोसिटी दोगे, तो यहां से mg vg बराबर क्या आ गया, mb vb। अब गन को कितना वेग मिल जाएगा, गन भी तो पीछे की तरफ आएगी, तो कितना हो जाएगा, mb vb बटा mg। तो अब देखो, जितने मोमेंटम से आपकी वस्तु आगे जाएगी ना, गोली आगे जाएगी, उतने ही मोमेंटम से आपकी जो बंदूक होगी, जो गन होगी, वो पीछे की तरफ आएगी। तो आपके बॉडी को क्या लग सकती है, चोट लग सकती है। इसलिए क्या किया आपने, कंधे से हटा दिया, जो गोली, जो गन थी ना, आपको जो गन थी उसको कंधे से अटैच कर दिया। तो जो आपका अब जो उसका वेग होगा, अब जो गन का वेग होगा ना पीछे आने का, ये तो माइनस हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब जो गन का जो पीछे आने का वेग होगा ना, वहां पे जो डिवाइड लग रहा था, अब जो डिवाइड सिर्फ और सिर्फ गन के मास का नहीं है, अब साथ साथ गन के मास के साथ साथ बॉडी का भी मास आपके साथ क्या है, अटैच है। समझ रहे हो ना, पहले गन ऐसे थी तो क्या लगेगा, धक्के पीछे लगेगा। अगर आपने कंधे का लगा दिया, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लिया, तो क्या होगा, जो धक्का होगा वो पूरी बॉडी पे लगेगा, मास बढ़ गया। देखो मास बढ़ गया, mg था, इसकी जगह mg प्लस mb आ गया, ये बढ़ गया। तो जो वेग था गन का, जो पीछे जाने का वेग था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है ताकि आपके ऊपर प्रभाव कम आए। ठीक है, आपको चोट कम लगे। इसी से तुम ये भी देख सकते हो, जो गन का जो वेग आ रहा है वो समानुपाती होगा किसके, गन के मास के। तो ये मास कैसे बढ़ाएंगे, इसको या तो दोनों हाथों से पकड़ लो, तब भी वो बॉडी पे मास, वो तुम्हारे पास मास अटैच हो जाएगा बॉडी का, या फिर कंधे से लगा लो तो भी आपके पास अटैच हो जाएगा। और इसके अलावा आपके पास एक आधी चीज और है, क्या चीज है, देखो कि आपका मोमेंटम कंजर्व है ना, P1 प्लस P2 बराबर 0 है। इधर देख लो, P1 प्लस P2 बराबर 0 है, दोनों के अंदर टाइम के साथ चेंज करो, टाइम का डेरिवेटिव करो, ये 0 नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा, है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो dp बटा dt प्लस dp1 बटा dt और dp2 बटा dt बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dp1 बटा dt बराबर माइनस का dp2 वेक्टर बटा dt, ये क्या है, f1 वेक्टर बराबर ये हो जाएगा माइनस का f2 वेक्टर। ठीक है, मतलब जो जहां बल क्या है, बल में चेंज, आपका जो f एक्सटर्नल है वो 0 है, बॉडी खुद से ही बल वगैरह लगा रही है, तो एक जो बल लगेगा दूसरे बल का क्या हो जाएगा, ठीक विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यही नियम है अपने पास की, या प्रतिक्रिया वाला नियम। ठीक है, तो सारे नियम आपस के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, इसी के साथ अपना जो लेक्चर है, जो लॉ ऑफ मोशन है, उसकी थ्योरी यहीं पे फिनिश होती है। अगले लेक्चर के अंदर अपने या तो डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन की थ्योरी, या अपने डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मोशन जो है, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सपोर्ट करते रहें, सीखते रहें, और जो भी आपके सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जहां मर्जी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।